Okay. So what we were discussing before break was that income tax department will send you a lot of notices and they will conduct some kind of assessment proceeding against you. तो आपने जो ROI भरा है, that is not a final document. उसके बाद there will be lot of inquiry which will happen between you and department, and ultimately department will pass a document and the document is known as assessment order. ठीक है ना? ये जरा words, I'm again telling you, I'm not teaching you any syllabus. ठीक है ना? मैं आपको syllabus नहीं पढ़ा रहा हूँ. Do not get confused. Just give me enough time. यहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ कुछ general terminologies की that you are going to use continuously in income tax law from now onwards. तो डिपार्टमेंट का जो AO होता है, AO will pass an assessment order, and assessment order में आप लोगों को एक तो assessment order मिलेगा, उसका computation मिलेगा. Please understand, you will get an assessment order and computation of tax कि उसने डिपार्टमेंट ने टैक्स कैसे कंप्यूट किया, एंड इसमें आपकी लाइबिलिटी लिखी होगी, हाउ मच टैक्स यू हैव टू पे, हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव टू पे, उसका पूरा डिटेल कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा इस कंप्यूटेशनल डॉक्यूमेंट में. समटाइम डिपार्टमेंट में आल्सो लेवी पेनाल्टी ऑन यू, और पेनाल्टी डायरेक्टली डिपार्टमेंट कभी नहीं लगाता, उसके लिए शो कॉज नोटिस आता है. ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, आई होप यू कैन कोरिलेट. वो हर्षद मेहता के केस में आपको पता है ना, हर्षद मेहता को इनकम टैक्स का केस आता है. Anybody knows how much of that particular amount हर्षद मेहता को जो केस आता है वो कितने का आता है उस टाइम पे 1990 to 1993 के टाइम पे? Anybody have seen that series seriously? इनकम टैक्स से केस आता है? नहीं निदीप, नहीं 500 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ नहीं. हर्षद मेहता गेट्स वन नोटिस, अप्रोक्सीमेटली भी आप दे दोगे तभी भी चल जाएगा. नहीं 1700 नहीं. Okay, let's not waste time. Harshad Mehta gets notice from income tax department jointly on he and his wife name 10,000 crore in those days. Now if you get notice tomorrow, I don't know whether you are going to become that big or not, but if you get a notice from income tax department that your liability toward income tax department is 10,000 crore, will you go and pay it? मतलब भर दोगे? अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो विदाउट आर्ग्यूइंग विद डिपार्टमेंट भर दोगे? बोलो, क्या डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया, इज इट अ फाइनल ऑर्डर? क्या ये फाइनल है? जल्दी बोलो, क्या असेसी को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा? ये सारे मेरे क्वेश्चन है. शुड असेसी बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट इट? डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया तो सही होगा, डिपार्टमेंट तो सही होता है ना, डिपार्टमेंट कब गलत होता है? व्हाट डू यू थिंक, शुड असेसी एक्सेप्ट दिस? नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. There is no mandate that assessee has to accept this. तो assessee क्या करेगा बताओ ना, आपके मन में कोई एक वर्ड आता होगा तो बता दो ना प्लीज. What assessee will do? Assessee is not happy with this kind of order, then what assessee will do? There is a fight. Assessee is aggrieved assessee. Word क्या मैंने यूज किया? Aggrieved assessee. अब assessee is aggrieved, he is not happy with the order, he wanted to challenge the order. तो क्या करेगा? What remedy an assessee is having in income tax law? गेस करो ना, क्या कर सकता है? अगर आपके ऊपर यह ऑर्डर आता तो आप क्या करते? जल्दी बोलो, अगर आपके ऊपर यह ऑर्डर आता है ऐसा कोई, तो व्हाट विल यू डू? प्लीज टेल मी. कुछ भी कर लो ना, मन में कुछ ना कुछ तो आता होगा. सर वो असेसिंग ऑफिसर को पकड़ेंगे किधर, तो देखेंगे किधर रहता है और उसको सिखा देंगे ऑर्डर कैसा पास करते हैं. नहीं वो अपना वो अपने एरिया का स्पेशलिटी नहीं बताना है, ऑफिशियल आंसर बताओ. व्हाट विल यू डू? डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया है एंड असेसी द अग्रीड पार्टी, ही इज नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर, ही इज नॉट सेटिस्फाइड. ये क्या ऐसा ऑर्डर पास किया? इतना पैसा कोई देता है क्या? इतना टैक्स नहीं आएगा मेरे ऊपर. जल्दी बोलो ना, कुछ तो हिंट दो मुझे. अपील, वेरी गुड अम्मा, वेरी गुड. ठीक है ना, असेसी क्या करेगा? अपील करेगा. तो असेसी के पास है ना तीन ऑप्शन होते, तीन ऑप्शन होते हैं. ठीक है ना, एक ऑप्शन होता है आर का, दूसरा ऑप्शन होता है ए का, और तीसरा ऑप्शन भी होता है आर का. तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा ना आगे जाके, whenever I start the syllabus, और जब भी मैं आपको बोलूंगा ना असेसी व्हाट विल बी द रेमेडी अवेलेबल विद द असेसी, तो आप लोगों को रार लिखना पड़ेगा, रार. ठीक है ना, जब भी कोई
AO कोई ऑर्डर पास करेगा एंड इफ असेसी इज द अग्रीड पार्टी, तो मैं आप लोगों को पूछूंगा व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल विद द असेसी, यू हैव टू टेल मी रार। सर असेसी के पास रार अवेलेबल है सर। सो व्हाट इज रार? डिपार्टमेंट को ये 10,000 रुपीज लिखना था, डिपार्टमेंट ने गलती से 10,000 करोड़ लिख लिया। गलत है ना ये तो। डिपार्टमेंट को 10,000 रुपीज लेना था आप लोगों से, रुपीज 10,000, वो गलती से किधर से तो कॉपी पेस्ट कर रहा था, तो 10,000 करोड़ हो गया। या तो पहली कोई ऑर्डर करोड़ में थी, वो पता है ना आपको, कॉपी पेस्ट करते हैं सेम ऑर्डर को रीड्राफ्ट करते हैं, तो ये मिस्टेक है डिपार्टमेंट का। अब डिपार्टमेंट का मिस्टेक है ना, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके अपील नहीं करोगे। आपको समझ में आ रहा है? इट इज क्लियर कट टाइपिंग एरर और देयर इज एन ओमिशन इन द ऑर्डर या मिस्टेक इन द ऑर्डर। तो सबसे पहला रेमेडी जो असेसी के पास अवेलेबल होता है वो होता है रेक्टिफिकेशन का। अब रेक्टिफिकेशन वर्ड से ही आपको पता होता है कि रेक्टिफिकेशन तो सर तभी किया जाएगा जब कोई मिस्टेक या ओमिशन होगा इस ऑर्डर में विच इज पास बाय द डिपार्टमेंट। अगर ये गलत होगा, उसमें कोई टाइपिंग एरर होगा, तो यू विल अप्लाई फॉर द रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का जो सेक्शन होता है इनकम टैक्स में वो होता है सेक्शन 154। सेक्शन अभी आप याद मत करो, मैं खाली आपको हिंट देने के लिए बता रहा हूं। रेक्टिफिकेशन हैपेंस अंडर पर्टिकुलर सेक्शन एंड दैट सेक्शन इज नोन एज सेक्शन 154। द मोस्ट कॉमन वे of a remedy which is exercised by the assessee by default, जो assessee के मन में आता है, अगर assessee aggrieved party है तो if is not with the happy with the income tax order, तो assessee can go for an appeal। सर अपील कहां पे करेगा? तो ये अपील करेगा, ये अपील की अपनी एक हायरार्की है। सो व्हाट इज एन हायरार्की ऑफ अपील? तो अपील की हायरार्की देख लो। सबसे पहला अपील होता है, सबसे पहला अपील होता है यहाँ पे CIT अपील। सबसे पहला अपील होता है CIT अपील, CIT अपील, कमिश्नर ऑफ अपील, ठीक है ना, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील विंग। मतलब ये ना इंटरनली उन्होंने एक ऑफिसर बिठा के रखा हुआ है कमिश्नर लेवल का, क्योंकि जो ऑर्डर पास की होगी वो जूनियर लोगों ने पास की होगी ना। ऑर्डर किसने पास की होगी? जेसी ने पास की होगी, एसी ने पास की होगी, डीसी ने पास किया होगा, या ITO ने। जूनियर ऑफिसर्स ने जो ऑर्डर पास किया होता है, ये जूनियर ऑफिसर्स का ऑर्डर CIT अपील, कमिश्नर ऑफ अपील्स के पास जाके आप चैलेंज कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट अपील। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जो अपील पहले ऑफलाइन होता था, आपको जैसे कोर्ट में जाके हाजिरी लगानी पड़ती थी, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता था, अभी वैसा कुछ नहीं होने वाला। CIT अपील का अपील अभी फेसलेस हो चुका है, एवरीथिंग इज फेसलेस। घर पे बैठ के आपको अपील का रिप्लाई देना पड़ेगा, एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ, और इसलिए नया पोर्टल बनने वाला है। तो CIT अपील इज द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि CIT अपील का जो ऑर्डर आएगा, CIT अपील विल पास ए न्यू ऑर्डर एंड दैट न्यू ऑर्डर आल्सो इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द असेसी। असेसी बोलता है नहीं सर ये भी गलत है, ये भी मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। देन असेसी कैन गो टू ITAT। ITAT, the Income Tax Appellate Tribunal. This is a dedicated court created for income tax related matter in all major cities in India. ठीक है ना, हर सिटी में ये होता है, हर मेजर सिटी में ये होता है ITAT। तो ITAT is the second appellate authority. Sir, if you are not happy with the order passed by ITAT, you can go to the High Court. And if High Court thinks that your matter is a very serious matter and Supreme Court should interfere in this particular matter, or Supreme Court should observe the matter, then only you can go to Supreme Court. तो अपील में 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस। CIT अपील, ITAT, High Court and Supreme Court. CIT अपील, ITAT, High Court, Supreme Court. CIT अपील, ITAT, High Court and Supreme Court. You need to remember this particular hierarchy. मुझे बहुत बार इसको रेफरेंस देना पड़ेगा। I'm not teaching you अपील का चैप्टर. There is a dedicated chapter in our syllabus called अपील। ये देखो, अपील करके हमारे सिलेबस में एक डेडिकेटेड चैप्टर है। बहुत ऊपर जाता हूं फिर से, ये देखो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 अपील्स, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन एंड सेटलमेंट कमीशन। ये जो पहले 3 वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, इनको मैं रार करके बुलाता हूं, रार। ओके, रेक्टिफिकेशन, अपील, रिवीजन
तो ये जो रार वाला चैप्टर है ना, इट्स अ डेडिकेटेड चैप्टर। तो वहां तक पहुंचने के पहले ही आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो वो मैं आपको हिंट यहाँ पे दे रहा हूँ कि सर ये डेडिकेटेड चैप्टर है, पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ाना चालू करूंगा या इनकम टैक्स पढ़ाना चालू करूंगा, और मैं कभी तो आपको बोलूंगा कि देखो देखो ये ऑर्डर जो है ना ये एसएससी के अगेंस्ट पास हो गया, या मैं कोई केस लॉ पढ़ाऊंगा आप लोगों को जहां पे इन लोगों का रेफरेंस आएगा, तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है सर, ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे चला गया एसएससी, ये डायरेक्टली हाई कोर्ट में एसएससी क्यों चला गया। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजनिंग बिहाइंड इट। तो आप लोगों को एटलीस्ट जनरल नॉलेज होना चाहिए कि सर असेसमेंट ऑर्डर के साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो असेसमेंट ऑर्डर के साथ रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, असेसमेंट ऑर्डर का अपील किया जा सकता है, और कभी कभी ये रास्ते बंद हो जाते हैं, रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, अपील नहीं हो सकता, तो वेरी रेयर केस, प्रैक्टिकली बहुत ही कम, ओके, a person may apply for रिवीजन। सर ये रिवीजन हम एग्जाम के पहले करते वो वाला रिवीजन है क्या? जी नहीं, दैट इज नॉट दैट रिवीजन। आपको पता है ना, अगर आपके रिटर्न में अगर गलती होगी तो आप लोग रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, ये तो आपको पता है ना। अगर आपके ओरिजिनल रिटर्न में मिस्टेक होगा तो यू कैन फाइल अ रिवाइज रिटर्न। डू यू रिमेंबर दैट प्रोविजन 139(5)? ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या? 139(5), if there is a mistake in original return we can file a revised return. हेलो, नहीं सर बचपन की यादें भूल गए हम लोग, चलो जाने दो, ये वाला रेफरेंस जाने दो। फिर रिवीजन मतलब रिवाइज करना, ऑर्डर का ऑर्डर में चेंज लाना। जरूरी नहीं कि चेंज आ ही जाए, बट यस असेसी इज हैविंग ऑप्शन टू अप्लाई, असेसी अप्लाई कर सकता है एटलीस्ट रिवीजन के लिए। और ये रिवीजन कौन करता है? कोई ऐरा गैरा नहीं करता, ये रिवीजन सीआईटी करता है। सीआईटी, सीआईटी मतलब समझते हो ना, सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ऑब्वियसली जब मैंने सीआईटी लिखा तो पीसीआईटी भी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है ना, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और सीआईटी। हम लोग यूजुअली सीआईटी की बातें करते हैं यहाँ पे। तो सीआईटी जो डिपार्टमेंट का ही ऑफिसर है, तो डिपार्टमेंट के ही सीनियर ऑफिसर को हम बोलते हैं। सुनो ना, आपकी जूनियर ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया ना, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, कैन यू प्लीज लुक इनटू दैट ऑर्डर। तो सीआईटी को पावर है कि अपने जूनियर ने जो ऑर्डर पास किया, मैं सीनियर हूं उसका, उसने अगर ब्राइब लेने के लिए ऑर्डर पास किया था, वो आईफोन मांग रहा था, मैंने आईफोन दिया नहीं साहब, तो जाके उसने मेरे पे इतना टैक्स लगाया हुआ है। सर वो सिंगापुर का टिकट मांग रहा था, ऐसे मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो मैं सिंगापुर का टिकट उसको क्यों लाके दूं? ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ मी। ऐसा आप उसके सीनियर को कंप्लेंट कर सकते हो, और सीनियर के पास ये पावर होती है कि वो उसका ऑर्डर पास बाय जूनियर कैन बी रिवाइज्ड बाय द सीनियर, और सीनियर ऑफिसर जो इनकम टैक्स का है वो सीआईटी है। सो देयर आर 3 ऑप्शन अवेलेबल विद इनकम टैक्स। बोलो बोलो। इनकम टैक्स ऑर्डर पास होने के बाद असेसी के पास 3 रेमेडी अवेलेबल होती है। क्या उनका मोटा मोटी नाम याद हो गया आप लोगों को? रार, रेक्टिफिकेशन, अपील और रिवीजन। खाली नाम याद कर लो, मुझे बहुत हो गया, उसके अंदर क्या होता है ना वो छोड़ दो। ओके, एटलीस्ट विल यू प्लीज कीप दिस 3 वर्ड इन माइंड, रेक्टिफिकेशन, अपील एंड रिवीजन। मैं आगे जाके कभी भी पूछूंगा, अगर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया एंड असेसी इज अग्रीड पार्टी, असेसी इज नॉट हैप्पी, तो यू विल रिप्लाई रार। सर असेसी के पास रार अवेलेबल है, विल यू प्लीज से दिस, जल्दी बोलो। अरे तीन वर्ड तो याद हो गए ना, रेक्टिफिकेशन, अपील और रिवीजन। छोटा छोटा पढ़ते, इंस्टॉलमेंट में पढ़ते हैं। हाँ, इतना हो गया। अब कुछ कुछ ऑर्डर्स जो होती है ना इनकम टैक्स में, सुनो सुनो मेरी बात, कुछ कुछ ऑर्डर्स होती है ना वो नॉन अपीलेबल होती है। सर नॉन अपीलेबल मतलब उसके अगेंस्ट अपील हो नहीं सकता। डिपार्टमेंट ने बोला कि ये फाइनल ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकता, नॉन अपीलेबल ऑर्डर। तो फिर आप लोगों को लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई, अब ऑर्डर ही नॉन अपीलेबल है, अब मैं कोर्ट में जा ही नहीं सकता, तो मुझे जस्टिस कैसे मिलेगा साहब? मेरे अगेंस्ट गलत ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है ना, और मुझे इस ऑर्डर को चैलेंज करना है, एंड यू आर सेइंग दिस इज द नॉन अपीलेबल ऑर्डर। इनकम टैक्स में क्लियर कट लिखा होता है, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इज द फाइनल ऑर्डर, इट इज अ नॉन अपीलेबल ऑर्डर। लेकिन सर मेरे साथ गलत हुआ, तो मैं क्या करूं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, नॉट इनकम टैक्स एक्ट में, ये जो मैंने बोला ना ये रेमेडी इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है। अब इनकम टैक्स एक्ट के बाहर भी रेमेडी होती है, जनरल नॉलेज के लिए पहले याद रख लो। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके जो डॉक्यूमेंट है उसने हमें 2 पावर दी हुई है। जो ऑर्डर नॉन अपीलेबल होती है उनके अगेंस्ट भी अपील करने का पावर हमारे पास होता है, लेकिन उसको रिट पिटीशन बोला जाता है या स्पेशल लीव पिटीशन बोला जाता है। रिट या स्पेशल लीव पिटीशन, ये जो रिट होता है
यह हाई कोर्ट में फाइल होता है और स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है, ठीक है ना। ये तब फाइल होता है जब आपके पास इनहेरिएंट पावर नहीं होती कोर्ट में जाने की। ये एक्ट आपको पावर नहीं देता। इनकम टैक्स आपको कभी कभी पावर नहीं देता पर्टिकुलर ऑर्डर को अपील करने की, वो भी अपील होता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो कभी कभी आप देखोगे कि असिस्टेड डायरेक्टली हाई कोर्ट में गया हुआ है, जबकि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। हाई कोर्ट में जाने के पहले आपको सीआईटी अपील के पास जाना पड़ता है, फिर आईटीएटी के पास जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन केस लॉ जब पढ़ोगे तो आपको देखने मिलेगा कि कभी कभी असिस्टेड डायरेक्टली हाई कोर्ट में गया हुआ है। सर असिस्टेड डायरेक्टली कैसे हाई कोर्ट में जा सकता है? बाय फाइलिंग द रीट। लेकिन रीट फाइल करने का एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होता है। एंड रीट फाइल करने के बाद ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोर्ट आपका केस एक्सेप्ट ही करे। आपका एक प्राइमरी हियरिंग होता है और प्राइमरी हियरिंग में ये देखा जाता है कि वेदर योर केस इज एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल रीट फाइल होने के बाद। ओके, तो ये दो रेमेडी है। कौन सी दो रेमेडी मैंने बताया? रीट एंड स्पेशल लीव पिटीशन। आपको खाली नाम याद रखना है, आपको खाली सिस्टम याद रखना है। हाई कोर्ट में यदि आप जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। एम आई क्लियर विद दिस टू रेमेडीज व्हिच इज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट नॉट इन इनकम टैक्स एक्ट? ये आपको लॉजिक समझा क्या? कभी तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना कि ये ऑर्डर फाइनल है तो आपको बहुत बुरा लगेगा, सर ये ऑर्डर फाइनल हो गया, अभी मुझको अपील करना था, मैं क्या करूं? ठीक है ना। तो आप अपील का अगर आपको करना है तो आप रीट फाइल कर सकते हो। इनकम टैक्स बोलता है नहीं फाइल कर सकते आप कोई भी केस इसके अगेंस्ट, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो देता है आपको नेचुरल जस्टिस आपके पास। ये क्लियर है क्या कि रीट कब फाइल होता है? कम से कम रीट याद रखो। स्पेशल लीव पिटीशन बहुत कम फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में। रीट इज अ वेरी कॉमन रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम इसको बोलते हैं। ये क्लियर है? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोला जाता है। ओके, रीड करके जो वर्ड है वो आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी अपने डिस्कशन में आएगा। तो ऐसा कुछ डिस्कशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो भी मैंने आपको अभी बताया उसके ऊपर यहाँ पे टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ये असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट प्रोसीजर में जब जाएंगे तब आपको ये रिवाइज करने में मजा आएगा। सर टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑर्डर क्या क्या हो सकती है, कौन से सेक्शन में असेसमेंट हो सकता है, मतलब डिपार्टमेंट क्या क्या कर सकता है मेरे साथ? तो डिपार्टमेंट मेरे साथ 143(3) कर सकता है, 144 कर सकता है, 147 कर सकता है, 153A कर सकता है। तो दीज आर दी 4 सेक्शन जहां पे असेसमेंट ऑर्डर पास होता है अलग अलग प्रोसीडिंग्स का। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, वो जाने दो। उसके बाद मैंने बोला सर एक बार ऑर्डर पास हो गया तो मेरे पास कुछ रेमेडी है कि नहीं, मेरे पास कुछ, मेरे हाथ बंधे हुए तो नहीं है, मेरे हाथ भी तो खुले होने चाहिए। तो मैंने बोला यस सर, रेक्टिफिकेशन हो सकता है, अपील हो सकता है और रिवीजन हो सकता है। ये तो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं तो रीट तो हो ही सकता है, ठीक है ना। रीट तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। तो ये मैंने यहाँ पे बात की। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को अगर नलीफाई करना पड़ेगा तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट आता है, वो एक यहाँ पे बात की गई है। ये वाला पॉइंट आपको बाद में समझेगा, अभी नहीं समझेगा, वो चैप्टर आने दो तब बात करेंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला सर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे होता है, इसका चार्ट आपको बना के दिया हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करने के लिए हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई लीगल स्टेटस, आइडेंटिफाई रेसिडेंशियल स्टेटस। देन पूरे इनकम को हम 5 हेड में क्लासिफाई कर देते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और आईएफओएस। Then we compute by applying all the heads का चार्जिंग सेक्शन, डीम चार्जिंग सेक्शन, उसमें डिडक्शंस होते हैं, एग्जम्पशंस होते हैं, वो आपने पढ़ा हुआ है मेरे साथ पूरा पांचों के पांचों हेड। Then we apply clubbing provisions of the particular chapter, set off and carry forward provisions फिर हम अप्लाई करते हैं। Then we reach at gross total income, ग्रॉस टोटल इनकम में से हम चैप्टर 6 के डिडक्शंस माइनस करते हैं, वी रीच एट टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर 2 टाइप के हमको टैक्स रेट अप्लाई करने पड़ते हैं, और 2 टाइप के टैक्स रेट जो होते हैं वो होते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। सर कोई भी क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या होगा? हमारा आंसर देने का फॉर्मेट क्या होगा? तो हम कोई भी आंसर चालू करने से पहले टॉप पे हम तीन चीजें लिखते हैं, नेम ऑफ द असेसी, लीगल स्टेटस ऑफ द असेसी, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी, ये हम टॉप पे लिखा जाता है। फिर विच असेसमेंट ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट, विच प्रीवियस ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड पैन लिख के हम डैश करके छोड़ देते क्योंकि पैन हमारे पास प्रैक्टिकली होता है लेकिन थ्योरेटिकली नहीं होता। फिर हम लिखते हैं कि क्वेश्चन ने क्या पूछा हमें कंप्यूट करने के लिए। तो यूजुअली क्वेश्चन हमको बोलेगा कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का फॉर्मेट। देयर विल बी अ पर्टिकुलर कॉलम, देयर विल बी अ नोट कॉलम, देयर विल बी 2 अमाउंट कॉलम फॉर कंप्यूटेशन, अमाउंट, ठीक है। तो यूजुअली पांचों के पांचों हेड एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन 5 में के 2 हेड, 5 में के 3 हेड यूजुअली एग्जाम में आते हैं एट अ टाइम। तो इनकम फ्रॉम सैलरी 15 to 17 is the range of the section, house property 22 to 27, PGBP 28 to 44 dB, capital gain 45 to 55A, IFRS 56 to 59, clubbing of income 60 to 65, aggregation of income 68 to 69D, ठीक है ना। set off and carry forward 70 to 80। फिर आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से 80U तक आप डिडक्शन दे दो।
डिडक्शन देने के बाद आपको जो मिलेगा वो टोटल इनकम मिलेगा। सर ये रेट में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 विल बी अवेलेबल मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ नॉर्मल इनकम, मीनिंग देयर बाय चैप्टर 6 के डिडक्शन स्पेशल इनकम के सामने नहीं मिलते, लॉटरी के सामने नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट के गेन के सामने नहीं मिलेगा, कोई भी स्पेशल इनकम होगा तो स्पेशल इनकम के सामने चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इट इज ओनली अवेलेबल अगेंस्ट नॉर्मल इनकम। सर फिर टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एज आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, नॉर्मल इनकम नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स। तो स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगा दो, नॉर्मल इनकम के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स निकाल दो, देन यू विल गेट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल सरचार्ज ऐड कर दो, सरचार्ज की जगह पे अगर रिबेट मिलता है एसएससी को जिसका इनकम 5 लाख के कम होता है, आपको पता होगा 12,500 का रिबेट है 87A में, तो या तो सरचार्ज या तो रिबेट वो देके आप नेट टैक्स निकाल लो, नेट टैक्स निकाल के फिर अब जो भी आपका नेट टैक्स लगता है उसके ऊपर आप हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दो 4% का, देन यू विल गेट इनकम टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी में से टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स माइनस कर दो, अगर कुछ बचता है तो उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं, और अगर कुछ ज्यादा ही आपने भर दिया है और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो उसको रिफंड बोलते हैं। आपका टोटल इनकम भी राउंडेड ऑफ होता है और आपका टैक्स लायबिलिटी भी राउंडिंग ऑफ होता है इन अ मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। ये राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल भी हमने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर 5 रुपीज के कम होता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, 5 रुपीज से ज्यादा होता है तो हम उसको हायर साइड पे राउंड ऑफ करते हैं। सर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एसएससी अपना रिटर्न फाइल करता है बाय यूजिंग सेक्शन 139 एंड 140, और उसके आगे क्या होता है वो मैंने अभी भी आपको बता दिया। उसके आगे क्या होता है, उसके आगे असेसमेंट प्रोसीडिंग चालू हो जाता है। ओके सर ये टैक्स रेट्स है, मैंने आपको बोला कि आपको आज ही, ठीक है ना, मैं आपको चाहिए तो इसका सॉफ्ट कॉपी आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप वगैरह पे। हार्ड कॉपी मिलने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इफ यू नो आई वाज डाउन विद द कोविड फॉर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ नाउ, और आपके लेक्चर थोड़े लास्ट महीने में चालू हो जाने थे, अप्रैल मंथ के 15-16 तारीख को आपके लेक्चर चालू हो जाने थे, बट आई कुड नॉट स्टार्ट बिकॉज आई वाज एडमिटेड, और उसके वजह से मेरा पूरा शेड्यूल, मेरा पूरा प्लानिंग, पूरा सब कुछ मेस्ड अप हो गया है। एंड आई एम एट टू मेक फाइनल नोट्स ऑफ सीएमए फाइनल, तो मुझको फाइनल नोट्स करने हैं और मैं आपको नोट्स दोनों दूंगा, मैं आपको बेसिक चैप्टर्स भी दूंगा जो इंटरमीडिएट के थे और फाइनल के भी दूंगा, दोनों चैप्टर्स आपको दूंगा, सो दैट you will have the 100% notes available with you and so that you will be ready for all the possible MCQ that institute might ask in your attempt, ठीक है ना। तो आपको 100% पढ़ाई करनी है, कुछ आपको होमवर्क करना है, कुछ मेरे साथ क्लास वर्क करना है। ओके तो इनकम टैक्स रेट्स हमने पहले भी पढ़ के रखे हुए, चलो आज एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स आर गिवन इन एनुअल फाइनेंस एक्ट, और इनकम टैक्स के रेट मैंने आपको बता दिए इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं। इंडिविजुअल को स्लैब रेट लगते हैं, अलग अलग स्लैब रेट है, सीनियर सिटीजन का अलग स्लैब रेट है, सुपर सीनियर सिटीजन का अलग स्लैब रेट है। एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनको बेसिक स्लैब लगता है। कौन सा स्लैब लगता है? बेसिक, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, बेसिक स्लैब लगता है। सर व्हाट इज बेसिक स्लैब? बेसिक स्लैब मतलब 2.5 लाख वाला स्लैब। फर्म और पार्टनर, फर्म और एलएलपी का टैक्स का रेट इंडिया में फिक्स है 30% फ्लैट। फ्लैट मतलब फ्लैट, नो डाउट इन दैट, 30% फ्लैट। अगर उनका 100 रुपीज का इनकम है तो 30 रुपीज टैक्स, 1000 का इनकम है तो 300 रुपीज का टैक्स, 1 लाख का इनकम है तो 30,000 का टैक्स, जो भी इनकम है उसका 30% आप ले लो, वो आपका टैक्स अमाउंट है, ठीक है। लोकल अथॉरिटी का 30% टैक्स रेट, लोकल अथॉरिटी का भी 30% टैक्स रेट फिक्स है, फ्लैट रेट। कंपनी के टैक्स रेट आपको पढ़ने पड़ेंगे, कंपनी के टैक्स रेट में बार बार बताते रहूंगा क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे सीएमए फाइनल में या फाइनल लेवल पे हमारा फोकस जो रहता है दैट इज मोर ऑन कंपनी असेसमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन कंपनी असेसमेंट। इंटरमीडिएट में हम मोर ऑन इंडिविजुअल रहते हैं, हियर वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन कंपनी असेसमेंट, एंड देयरफॉर रेट ऑफ कंपनीज यू हैव टू बाय इट, देयर इज नो चॉइस एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज विद कंपनी रेट्स राइट नाउ। फॉरेन कंपनी का रेट 40% होता है, ऑलवेज रिमेंबर फॉरेन कंपनी का नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स 40%, इंडियन कंपनी का टैक्स का रेट 30%। ये दो तो आपको याद रहना चाहिए, इंडियन कंपनी का टैक्स का रेट 30%, फॉरेन कंपनी का टैक्स का रेट 40%। लेकिन अगर इंडियन कंपनी का टर्नओवर मतलब समझते हो ना, सेल्स टर्नओवर 18-19 में, अगर 18-19 में इंडियन कंपनी का टर्नओवर अगर लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ होगा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 400 करोड़, नॉट 400 लाख, 400 करोड़ अगर होगा तो उस कंपनी का टैक्स का रेट कंसेशनल बना के 25% कर दिया है इंडिया में। एंड दिस वाज अ प्रॉमिस मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज स्पीचेस, इन इलेक्शन स्पीचेस की हमें बीजेपी को पावर में लाने दो, तब जाके हम आपका कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंडिया का कम करके रखेंगे। एंड ही हैज डन दैट, बट ही हैज डन फॉर 99.3% कंपनीज ऑफ इंडिया।
मतलब आज के तारीख में 99.3% कंपनी जो होती है वो 25% के टैक्स रेट में है, खाली 0.7% कंपनीज आर इन टैक्स रेट ऑफ 30%। लेकिन ये 0.7% जो कंपनीज है क्वांटिटी में, दे आर वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ टैक्स इन द नेशन, इसलिए उनका रेट हमने 25% पे नहीं लाया। दे आर लाइक रिलायंस, टाटा, जेएसडब्ल्यू स्टील, मित्तल ग्रुप, बिरला ग्रुप, ये बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है यहाँ पे 7% में, 0.7। लेकिन बाकी 99.3% कंपनीज आर इन योर 25% स्लैब। अ वेरी गुड मूव फॉर इंडियन एंटिटीज कि सर हमारा टैक्स का रेट 25% होगा, विच इज लेसर देन फर्म का टैक्स रेट। ठीक है ना, फर्म का टैक्स रेट 30% है। इंडिविजुअल का भी एक लेवल के बाद 10 लाख के बाद 10 लाख के बाद टैक्स का रेट 30% हो जाता है। मतलब हमारे कंट्री में इंडिविजुअल का टैक्स का रेट 30% है, फर्म का टैक्स का रेट 30% है, लोकल अथॉरिटी का टैक्स का रेट 30% है, लेकिन कंपनीज का टैक्स का रेट 25% है। सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं टैक्स के रेट से बात करूं तो आप लोग जब अपना बिजनेस चालू करोगे, ट्राई टू स्टार्ट इन अ कंपनी वेंचर, क्योंकि कंपनी में स्टार्ट करोगे तो टैक्स का रेट 25% होगा। बट डोंट टेक डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्स रेट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट यू शुड डिस्कस। वो हम टैक्स प्लानिंग में बात करेंगे कि सर कंपनी चालू करनी चाहिए कि फर्म चालू करना चाहिए कि इंडिविजुअल से एज अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चालू करना चाहिए। एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन प्योरली स्पीकिंग फ्रॉम अ टैक्स रेट पर्सपेक्टिव, आज के तारीख में द लोवेस्ट पॉसिबल टैक्स रेट इन इंडिया इज फॉर कंपनी एंड दैट इज देयर ऑन योर बोर्ड, 25% टू द ऑर्डिनरी कंपनी। मैं आपको आगे जाके ये भी पढ़ाऊंगा कि 15% का भी टैक्स रेट आया हुआ है इंडिया में। राइट नाउ वी हैव बिकम, इंडिया हैज बिकम टैक्स हेवन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। उसका लॉजिक अलग है, वो मैं बाद में बात करूंगा, अभी खाली मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो याद हो गया इतना। सर ये 18-19 का क्यों लिया जा रहा है? हम तो 2021 में है, वी आर इन 2021, बट दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट 1920। 2021 का रेट 2021 में नहीं लग सकता, क्योंकि 2021 तभी था नहीं जब ये रेट एप्लीकेबल हुआ। ठीक है ना सर, 1920 का भी रेट नहीं लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 पे आपको पता होना चाहिए आपके कंपनी का टैक्स का रेट क्या है। 1 अप्रैल 2020 पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ईयर में जो मैं इनकम कमाने वाला हूं उसके ऊपर टैक्स का रेट क्या होगा। तो इसलिए 2021 का टर्नओवर हमने नहीं लिया हुआ है, और 1920 का प्रैक्टिकली 1 अप्रैल 2020 पे बैलेंस शीट पीएनएल रेडी नहीं होता, 6 से 8 महीना लग जाता है बैलेंस शीट पीएनएल बनाने के लिए। तो 1 अप्रैल 2020 पे ऑडिटेड बैलेंस शीट जो हमारे हाथ में रेडी होगा वो होगा 18-19 का। इसलिए 2 साल पुराना देखा जाता है, हमेशा याद रखो 2 years बैक का टर्नओवर देखा जाता है टू चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टैक्स रेट। उसके एग्जांपल्स है हमारे पास, इलस्ट्रेशंस है, हम इलस्ट्रेशंस में से पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर। मुझे इतना बता दो खाली कि कंपनी का टैक्स रेट समझ में आ गया आप लोगों को, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, मैं रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों की, देयरफॉर आई एम लिटिल फास्ट हियर। प्लीज टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड द कंपनी का टैक्स रेट एंड फर्म का टैक्स रेट? इन दोनों का टैक्स रेट आपको समझ में आ गया कितना होता है? चलो ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बचपन में अपने सिलेबस में था, इंटरमीडिएट में अप टू 10,000 10%, 10,000 टू 20 10,000 टू 20,000 20%, अबाउट 20,000 30%। ठीक है ना, ये यहाँ पे बात होगी, ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेट्स है। चलो कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स की बातें कर लेते हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। शेयर मार्केट से अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, शेयर मार्केट से 3 टाइप का इनकम पॉसिबल है, डिविडेंड इनकम जो नॉर्मल इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शेयर मार्केट से ये एसटीटी पेड मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से अगर आपने टैक्स इनकम कमाया एज ए शॉर्ट टर्म तो उसका टैक्स का रेट है 15%। ठीक है ना, 15%, एकदम सस्ता। सर 15% जितना कम क्यों रखा? शेयर मार्केट में तो रिच लोग इनकम कमाते हैं। बेटा कम इसलिए रखा क्योंकि आपने ऑलरेडी एक टैक्स भर के रखा हुआ है, एसटीटी। तो एसटीटी भी लगा हुआ है और इनकम टैक्स भी लग रहा है, इसलिए इसको 15% रखा हुआ है। और आप अदर साइड पे जाके ये भी बोल सकते हो इनकम टैक्स इज इंकरेजिंग यू टू इन्वेस्ट इनटू शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट से कमाओगे तो 15% टैक्स दर, बाकी अगर आप लॉटरी निकाल के कमाओगे तो 30% का टैक्स, सैलरी करके सैलरी कमाओगे तो भी 30% का टैक्स पॉसिबल है आफ्टर 10 लाख रुपीज। बिजनेस करोगे तो उसके ऊपर भी टैक्स लग सकता है स्लैब के हिसाब से। लेकिन मार्केट से तुम 1000 करोड़ भी कमाओगे, 1000 करोड़ में बता रहा हूं, 1000 करोड़ भी अगर कमाओगे तो भी कितने पे टैक्स होगा? ओनली 15% पे। तो इजंट इट वंडरफुल कि इंडिया जैसी कंट्री में शेयर मार्केट के ऊपर खाली 15% का टैक्स लगा हुआ है, और वो भी अगर आपने अगर पेशेंस होगा, पेशेंस, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म गेन कमाओगे, लॉन्ग टर्म गेन कमाओगे तो उस पर लगेगा 10% का टैक्स। 10%। कंट्री लाइक इंडिया जिसका नाम इंटरनेशनली खराब है,
कि इतना, दिस इज अ टैक्स सकिंग नेशन, ऐसा बोला जाता है इंडिया को इंटरनेशनल टैक्स मार्केट में। इंडिया इज अ टैक्स सकिंग नेशन। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनी का रेट देखो ना कितना रखा है, ब्यूटीफुल 40%। तो ऑब्वियसली हमारा इंटरनेशनल लेवल पे नाम खराब हो सकता है अगर ये वाला टैक्स का रेट देखेंगे तो। लेकिन सर इसके अलावा भी तो टैक्स के रेट है। 10% टैक्स का रेट क्या होता है? नथिंग। अगर आप इंडिया से 2000 करोड़ कमाते हो शेयर मार्केट में, हम खाली उसका 200 करोड़ लेते हैं एज अ टैक्स। इंडिया ने आपको 2000 करोड़ कमाने का अपॉर्चुनिटी दिया, पॉसिबिलिटी दिया, और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया। आप वहां से आप 2000 करोड़ लेके जा रहे हो अपने यहाँ पे, 200 करोड़ भरने में क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए 10% इज द टैक्स हेवन रेट। तो इतना याद रखो, ये आप लोगों को इंकरेज नहीं किया जा रहा, ये एनआरएस को, फॉरेनर्स को इंकरेज किया जा रहा है। देयरफॉर यहाँ पे टैक्स का रेट इतना कम रखा गया है, 10%। ये दो रेट याद हो गए, जल्दी बोलो। शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म, शेयर मार्केट का शॉर्ट। अच्छा, लॉन्ग टर्म ना 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है। अभी करंट ईयर में ना मैंने 10-20 हजार का लॉन्ग टर्म गेन कमाया होगा शेयर मार्केट में से, दैट इज नॉट टैक्सेबल इन माय हैंड, क्योंकि 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म एग्जाम्प्ट है शेयर मार्केट में से। शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई एग्जाम्पशन नहीं है, लॉन्ग टर्म में एग्जाम्पशन है 1 लाख रुपए का। एम आई क्लियर अबाउट दिस टू रेट? कम ऑन प्लीज टेल मी। लास्ट 7 मिनट ऑफ द लेक्चर, जल्दी बोलो। ये समझ में आ गया? अरे तुम लोगों ने पढ़ के रखा है, खाली मैं रिवीजन ले रहा हूं। हाँ, याद रखना आप लोगों को, मैं आगे जाके पूछेगा ये रेट्स, ठीक है ना। जमीन सेल किया, गोल्ड सेल किया, नॉर्मल लॉन्ग टर्म गेन कमाया इंडिया में, तो नॉर्मल लॉन्ग टर्म गेन का रेट है 20%। अगर आपने कैजुअल इनकम कमाया, कौन बनेगा करोड़पति? ड्रीम 11, ठीक है ना, लॉटरी इनकम, तो आपका उसका है 30% का फ्लैट इनकम टैक्स का रेट। एग्रीगेशन ऑफ इनकम क्या होता है एकदम डिटेल में बात करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे 78% का टैक्स का रेट रहता है। ये ब्लैक मनी है, ये रेड वगैरह होने के बाद पकड़ा जाता है। रॉयल्टी करके कुछ इनकम होता है इंडिया में। अगर आप इंडियन पेटेंट हो, आपने इंडिया में इन्वेंशन किया हुआ है, आपके नाम पे आईपीआर रजिस्टर्ड है, आपने इंडिया में रॉयल्टी कमाई, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, वी विल टैक्स योर इनकम ओनली एट द रेट ऑफ 10%। ऐसा यहाँ पे है। ये बीएबी और बीए क्या है? ये कंपनी की स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। ये 15% फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड 22% फॉर अदर कंपनी। इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसको ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम बोला जाता है। दिस इज नोन एज एन ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेरी फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूं। आप लोगों को कुछ बात करनी है मेरे से तो बात कर सकते हो अभी आप।